Hello friends, now we are going to discuss on हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है? तो हेनरी लॉ के लिए हमें एक चीज़ याद रखनी है, ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशन है। क्वांटिटेटिव रिलेशन है यानी मात्रात्मक संबंध है किस किस के बीच में, किसी गैस के पार्शियल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शंस के बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है वो रिलेशन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अपने हेनरीज लॉ से प्रेजेंट किया जाता है। ये किसके लिए काम में आता है? जब हम किसी गैस की सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे होते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो उस गैस की कितनी सॉल्युबिलिटी है उस सॉल्वेंट में या उस सॉल्यूशन में कितनी गैस है, उस गैस के पार्शियल प्रेशर और उस गैस के मोल फ्रैक्शन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हेनरी लॉ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन सॉल्युबिलिटी ब्रीफली। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? जैसे आप जानते होंगे, ये मान लीजिए कोई एक स्पेसिफाइड या डेफिनेट वॉल्यूम का कोई सॉल्वेंट आपने लिया था। मान लीजिए मैंने ये इसको वाटर लिया था सॉल्वेंट, और इस वाटर सॉल्वेंट के अंदर कोई गैस को हम घोले जा रहे हैं। मान लीजिए इसमें CO2 हम घोले जा रहे हैं। तो CO2 एक डेफिनेट वॉल्यूम में इस CO2 के घुलने की भी एक मैक्सिमम अमाउंट है एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे? CO2 की सॉल्युबिलिटी। इसको ये गैस से नहीं समझ में आ रहा है सॉल्युबिलिटी, तो इस तरीके से समझो। मान लीजिए ये कोई सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट घोलने जा रहे हो, और सॉल्यूट आप घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो। क्या इन्फिनेटली वो घुलता जाएगा? नहीं घुलेगा ना। एक आपकी एक स्टेज आएगी जिस पे आप सॉल्यूट डाल रहे हो, वो सॉल्यूट आपका अब डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। उस स्टेज को हम क्या कहते हैं कि अब सॉल्यूशन जो है वो सेचुरेटेड हो गया, यानी अब इसमें सॉल्यूट और नहीं घोला जा सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट यानी सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट हो गई। वो मैक्सिमम अमाउंट क्या कहलाती है? उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो सॉल्युबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in a specified volume at a specified temperature। यानी किसी भी विलय की विलयता वो चीज़ होती है जो कि किसी विलायक में, निश्चित मात्रा में जो विलायक है उसमें एक निश्चित तापमान पर कितनी अधिकतम मात्रा में उसे घोला जा सकता है, वो उसकी होती है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो गैस के रेफरेंस में यहाँ पे हम ये कहेंगे कि वो जो सॉल्यूट यदि गैस है तो किसी सॉल्वेंट में वो गैस कितनी घुल सकती है, वो आपके क्या होगी? उस गैस की सॉल्युबिलिटी होगी। इज दैट क्लियर? इस पे लौटने हम हेनरी लॉ पे लौटने। हेनरी लॉ है क्या? क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन P एंड X। X के बारे में आप पहले ही जान चुके हो कि X क्या है, मोल फ्रैक्शन है। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? ठीक है, P जो है वो कैसे आता है, प्रेशर कैसे आता है, प्रेशर क्या होगा? प्रेशर आप जानते हो, यदि किसी चैम्बर की बात करें, ये मान लीजिए कोई आपका पात्र था और इस पात्र में आपने ये सॉल्वेंट डाला हुआ है और ये मान लीजिए इसमें सॉल्यूट है जो कि डिजोल्व है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट हो गए, A प्लस B, दोनों कंपोनेंट हो गए। प्रेशर क्या होता है आप जानते ही हो। A के द्वारा डाले गए दाब को हम क्या कह दें? मान लीजिए PA, और B के द्वारा डाले गए दाब को हम कह दें PB। तो टोटल दाब कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। ठीक है, तो इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ सब्सटेंस A एंड इट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस B एंड सम ऑफ देम विल बी इक्वल टू द टोटल प्रेशर। इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब हम इसी में मान लीजिए A आपने सॉल्वेंट लिया और B आपने सोल्यूट लिया, और सोल्यूट है आपकी गैस। सोल्यूट क्या है? ये आपकी गैस है। अब इसमें कितनी गैस आपने घोली है, वो गैस की घुली हुई मात्रा क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी। हम जानते हैं क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी। अब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या इसके पार्शियल प्रेशर को इफेक्ट करेगी? कि सॉल्युबिलिटी मतलब इसके ज़्यादा मॉलिक्यूल इसमें होंगे सॉल्यूशन में, तो पार्शियल प्रेशर इसका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कम होंगे तो इसका प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो हमें कह सकते हैं ना कि इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो पार्शियल प्रेशर की टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया ना? तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ऑफ एनी सॉल्यूशन। समझ में आया? ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि P इज प्रोपोर्शनल टू X। ये अपना हेनरी लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर देखो, हेनरी लॉ है क्या?
हेनरी लॉ एक क्वांटिटेटिव रिलेशन है बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस। इज दैट क्लियर? तो इसका स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन एट ए स्पेसिफाइड या एट ए डेफिनेट टेम्परेचर। ओके, तो हमने इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने देखा कि P इज प्रोपोर्शनल टू X। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, KH इंटू एक्स। एक्स यहाँ पे क्या है? मोल फ्रैक्शन। X क्या है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन। P क्या है यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर। P क्या है यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर। और KH यहाँ पे क्या है? हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, देखो एक बार फिर हम यहाँ पे देखें कि हेनरी लॉ को क्यों काम में लिया जाता है कि किसी गैस की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का कैसे प्रभाव पड़ता है, प्रेशर किस तरीके से अफेक्ट करता है किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी को, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ। इज इट क्लियर? ओके, और हेनरी लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ आपका है P और यहाँ आपका है X। X इज द मोल फ्रैक्शन एंड P इज द पार्शियल प्रेशर। ओके, इन दोनों के बीच में यदि हम ग्राफ करते हैं तो ये जो ग्राफ है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन कर्व आता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो क्या बताता है? इसकी जो स्लोप है वो क्या होती है? KH होती है। समझ में आ गया? चलो ठीक है, यानी डिफरेंट गैस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट होगी। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि KH की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस। किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ग्राफ आ गया होगा समझ में। अब हम पढ़ रहे हैं कंक्लूजन ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, तो कंक्लूजन ऑफ दिस ग्राफ, पहला तो KH वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, और KH की वैल्यू क्या आती है? P अपॉन एक्स, P अपॉन एक्स। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं? नंबर 2, इसका हम कंक्लूजन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो x इज इक्वल टू P अपॉन KH, P अपॉन KH। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी x उतना ही कम होगा, यानी उसकी सोल्यूबिलिटी उतनी ही कम होगी। ये इसका क्या है? कंक्लूजन है। और KH जितना कम आएगा उसकी मोल फ्रैक्शन उतने ही ज़्यादा होंगे, यानी कि सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। देखो सोल्यूबिलिटी और मोल फ्रैक्शन एक दूसरे से कैसे, हम मोल फ्रैक्शन को सोल्यूबिलिटी क्यों कह रहे हैं? तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट या सॉल्वेंट का पार्ट होगा, तो किसी कंपोनेंट का पार्ट बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, इट मीन्स सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, क्या बढ़ रही है? सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है। तो हम ये कह रहे हैं ना KH की वैल्यू जितनी कम होगी KX का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो कई बार एक सीधा सा क्वेश्चन दे दिया जाता है, 2-3 KH की वैल्यू दी जाती है और फिर पूछा जाता है कि कौन से गैस की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है। तो ये फैक्ट काम में आता है। वो क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना लगता है कि बहुत सारे KH की वैल्यू दी जा रही हैं, गैस A B C D। ठीक है, अब इसमें से आपको फाइंड आउट करना भी कौन सी गैस की सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। अब लोग क्या लग जाते हैं? लोग लग जाते हैं KH की वैल्यू देखने, भाई ये वैल्यू तो दे रखी है, अब X की वैल्यू कैसे निकालें, P की वैल्यू कैसे निकालें, और कन्फ्यूजन के लिए वो 1-2 चीज़ें और भी डाल सकता है ना। ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि केवल KH की वैल्यू से यदि हम सोल्यूबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करना है तो KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी सोल्यूबिलिटी उतनी ही कम होगी। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ नंबर 1, हेनरी लॉ कब अप्लाई होगा? हेनरी लॉ केवल तभी अप्लाई होगा जब टेम्परेचर आपका ज़्यादा होना चाहिए और प्रेशर आपका क्या हो? कम हो। अब इसका क्या मतलब है? हेनरी लॉ हम क्यों पढ़ रहे हैं? हेनरी लॉ पढ़ रहे हैं किसी गैस की याद रखना, माइंड करना इस चीज़ को, कि किसी गैस की सोल्यूबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हेनरी लॉ पढ़ रहे हैं। और हेनरी लॉ के लिमिटेशन में क्या आएगा कि टेम्परेचर जो है वो शुड बी हाई एंड प्रेशर शुड बी लो। ओके, क्यों भाई ये लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि यदि हम टेम्परेचर को कम कर देंगे और प्रेशर को ज़्यादा कर देंगे तो गैस किस में आ जाएगी? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लिक्विड में सोल्युबिलिटी तो हेनरी लॉ डिस्क्राइब ही नहीं कर पाएगा। उसके लिए तो राउल्ट्स का लॉ है ना,
तो हेनरी लॉ के लिमिटेशन में एक आता है कि जो सॉल्यूट है वो गैस है तो गैस ही रहना चाहिए, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो गैस के तौर पे हम पढ़ रहे हैं हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग। तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए ताकि वो जो गैसीय मॉलिक्यूल हैं वो दूर दूर रहें, इतने पास नहीं आए कि वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, और प्रेशर भी इतना कम होना चाहिए ताकि वो मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर रहें, यानी गैसियस फॉर्म में ही रहें। तो गैसियस फॉर्म के रिटेंशन के लिए ये टेम्परेचर और प्रेशर जरूरी होता है। ओके, तो फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड आती है लिमिटेशन कौन सी? सेकंड आती है कि सॉल्यूट गैस एंड सॉल्वेंट शुड नॉट बी रिएक्ट विद ईच अदर। यानी गैस और सॉल्वेंट शुड नॉट बी रिएक्ट विद ईच अदर। जैसे हम बात करेंगे, मान लीजिए आपने NH3 को H2O में घोल दिया और ये बनता है आपका NH4OH। क्या बनता है? NH4OH बनता है, NH4OH बनता है ना। तो अब इस पे हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होगा। समझ में आया? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये NH3 ने H2O के साथ रिएक्ट किया, केमिकल रिएक्शन करी और उससे NH4OH बना दिया। तो अब NH3 तो रही नहीं ना, उसमें गैस तो रहा ही नहीं ना। तो आप किसकी सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हो भाई? किसकी सॉल्युबिलिटी को करोगे? हेनरी लॉ तो इसमें सक्षम ही नहीं है। ठीक है, तो दो लिमिटेशन है आपको उसको ध्यान में रखनी है। पहली लिमिटेशन कौन सी है कि टेम्परेचर शुड बी हाई एंड प्रेशर शुड बी लो। एंड सेकंड जो लिमिटेशन है वो कौन सी है कि गैस एंड सॉल्वेंट शुड नॉट बी रिएक्ट विद ईच अदर। शुड नॉट बी यानी गैस एंड सॉल्वेंट शुड नॉट बी रिएक्ट विद ईच अदर, क्योंकि यदि NH3 H2O से रिएक्ट करता तो NH4OH यानी कि कोई नया उसने प्रोडक्ट बना दिया, तो इस नए प्रोडक्ट के कारण अब तो गैस तो रही नहीं, तो सॉल्युबिलिटी गैस की पढ़ने थे हम। तो हेनरी लॉ में तो गैस की सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे थे ना, तो वो तो पढ़ ही नहीं पा रहे हम, नहीं पढ़ रहे ना, क्योंकि यहाँ तो गैस रही नहीं, अमोनिया रहा ही नहीं। अमोनिया नहीं रहा तो अब किसकी गैस? हेनरी लॉ इस पर अप्लाई नहीं होगा। समझ में आया? तो ये दो लिमिटेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ। पहला कोल्ड ड्रिंक्स हम कह सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट सा है वो हम चर्चा कर लेते हैं, बाकी नहीं। जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाएगा। तो प्रेशर कम होता जाएगा इसका मतलब क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, तो थोड़ा हम ब्रीदिंग प्रॉब्लम फील कर सकते हैं। वो अब हम बात करते हैं थर्ड की। जब स्कूबा डाइवर नीचे जाता है, समुद्र में नीचे जाता है, तो आप देखोगे कि समुद्र की गहराई में जाते जाएंगे तो दाब क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन विल बी इंक्रीज इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, और नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे स्कूबा ड्राइवर ऊपर आएगा, नाइट्रोजन जो है वो फिर से उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, लेकिन कंप्लीटली कम नहीं हो पाती है। ब्लड में नाइट्रोजन के बबल्स रह जाते हैं, और वो नाइट्रोजन के बबल्स जो हैं वो हमारे अंदर एक पेनफुल सिचुएशन क्रिएट करते हैं स्कूबा ड्राइवर्स के अंदर, और वो पेनफुल सिचुएशन कहलाती है बेंड्स। तो हीलियम मिलाने से क्या होगा? हीलियम एक इनर्ट गैस है, वो जैसे ही शरीर के अंदर जाएगी और जैसे दाब बढ़ेगा हीलियम की सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी की नाइट्रोजन की बढ़ी हुई है। ठीक है, दूसरी बात, जैसे जैसे प्रेशर कम होता जाएगा स्कूबा ड्राइवर जो है वो सी की सरफेस पे आएगा, वैसे वैसे वो नाइट्रोजन जो है उसके साथ साथ हीलियम भी जो है वो अपने ब्लड से क्या होती जाएगी? इवैक्यूएट हो जाएगी, निकल जाएगी, इजीली निकल जाएगी। तो जो बबल्स फॉर्मेशन प्रोसेस थी वो ऑलमोस्ट कम हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।